हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आनंद एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना टक्कर। और आज हम लेकर आए हैं पर्सनल सेलिंग एंड सेलमैनशिप का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन बैंक है। ये दिसंबर 2025 के लिए और जून 2026 के लिए क्वेश्चंस बनाए गए हैं। आपको बस इतनी ही प्रिपरेशन करनी है और इसके अलावा एक भी क्वेश्चन नहीं करना। क्वेश्चन बहुत लिमिटेड है, टोटल 13 क्वेश्चन है जो मैं आपको करवाने वाली हूँ और इसके आंसर्स भी डिस्कस करूंगी और अपने एग्जाम्पल भी दूंगी। तो आप प्लीज अपनी कॉपी पेन पेंसिल लेकर साथ में बैठे। और जिन बच्चों ने इसकी हार्ड कॉपी या फिर इसके प्रिंट आउट्स निकाल रखे हैं, हमसे बहुत पहले ही ले लिए थे, तो वो लोग साथ में ही जैसे जो क्वेश्चन लिखा है इसके बगल में जो जो मैं एग्जाम्पल देती जाऊंगी वो आप नोट करते जाना, ठीक है। तो जिन्होंने नहीं लिया है वो लेना चाहते हैं तो व्हाट्सअप करके ले सकते हैं, अभी टाइम है। आप अभी लोगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि अभी आप इसको 3-4 बार पढ़ोगे, फिर 3-4 बार एग्जाम से पहले रिवाइज करोगे तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा और आप अच्छे खासे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, पर्सनल सेलिंग होता क्या है, इसके नेचर क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या है। जो जो मैं एग्जांपल बोलूंगी, जो भी एग्जांपल्स होंगे वो आपको साथ में नोट डाउन करने हैं और उन्हीं एग्जांपल से आपका कंटेंट बढ़ेगा, क्योंकि आपके एग्जाम के अंदर आपको कंटेंट चाहिए होता है लिखने के लिए। एक एग्जांपल से भी आप 1 पेज भर सकते हो, 2 पेज भी लिख सकते हो। और स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है पर्सनल सेलिंग का नेचर एंड एडवांटेजेस। सबसे पहले बात करते हैं पर्सनल सेलिंग होता क्या है। तो देखो, पर्सनल सेलिंग नाम से ही समझ आ रहा है, आपको चीजों को पकड़ना है, रट्टा नहीं मारना। पर्सनल सेलिंग मीन्स होता है कि ये एक डायरेक्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। क्या है? एक डायरेक्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। किसके बीच का? सेल पर्सन और पोटेंशियल कस्टमर के बीच का। यानी सेल पर्सन कौन होता है? जो कि सामान को बेचना चाहता है, ठीक है, सेल करना चाहता है। और पोटेंशियल कस्टमर यानी कि वो सामान को खरीदेगा, ठीक है। अभी खरीदा नहीं है, खरीदेगा। अब डिपेंड करता है सेल पर्सन के ऊपर कि वो कितनी अच्छी उसकी कन्विंसिंग पावर है, कितना अच्छा उसका प्रोडक्ट है, कितनी अच्छी क्वालिटी है, कितने अच्छे से वो कम्युनिकेट करता है। उसके अकॉर्डिंग पोटेंशियल कस्टमर जो है वो इनकरेज होता है प्रोडक्ट को लेके या सर्विस को लेके, विद द पर्पस ऑफ मेकिंग अ सेल। इट इन्वॉल्व फेस टू फेस इंटरेक्शन। ये एक फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, किसके बीच का? सेल पर्सन और कस्टमर के बीच का। लेट सपोज यहाँ पे कोई सेल पर्सन है जिनका नाम है राम, और एक जो कस्टमर है जिसका नाम है सोनू। तो इन दोनों के बीच में जो पर्सनल कम्युनिकेशन हो रहा है, पर्सनल इंटरेक्शन हो रहा है, उसी को हम बोलते हैं पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग के कुछ नेचर्स होते हैं। सबसे पहला आता है पर्सनल इंटरेक्शन। इट इन्वॉल्व डायरेक्ट कम्युनिकेशन। ये हमारे डायरेक्ट कम्युनिकेशन करता है बायर और सेलर के बीच में। टू वे कम्युनिकेशन रहता है। द सेल पर्सन कैन इमीडिएटली एड्रेस कस्टमर क्वेश्चन एंड डाउट। यानी कि टू वे कम्युनिकेशन किस प्रकार से रहता है? यानी कि जो सेल पर्सन होता है वो इमीडिएटली एड्रेस कस्टमर क्वेश्चन एंड डाउट। यानी जो भी कस्टमर के मन में डाउट्स हैं, क्वेश्चन है, उनके आंसर कौन करता है? सेल पर्सन करता है, ताकि वो कन्विंस हो सके और उसके प्रोडक्ट को ले सके। रिलेशनशिप बिल्डिंग रहती है। इट हेल्प डेवलप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनते हैं कस्टमर के साथ, क्योंकि कस्टमर के अगर डाउट क्लियर हो जाते हैं, उसको अपने क्वेश्चन के सारे आंसर्स मिल जाते हैं, तो कस्टमर का ट्रस्ट बना रहता है और एक पर्सनल कांटेक्ट भी बना रहता है। नेक्स्ट आता है गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू जनरेट सेल। यानी कि जो हमारा मकसद है पर्सनल सेलिंग के अंदर, वो सेल को जनरेट करना, कस्टमर को सेटिस्फाई करना है। क्योंकि अगर कस्टमर सेटिस्फाई हो गया तो बार बार आपसे ही प्रोडक्ट लेगा। फ्लेक्सिबल अप्रोच रहती है, आराम से आप उसको कन्विंस कर सकते हो सेल या कस्टमर को। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है, आपके पास नॉलेज है, आपके पास अच्छी स्किल है, आपका प्रोडक्ट अच्छा है, तो कस्टमर के रिलेशन जो होते हैं वो भी जो है उसको आप अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो और उसकी नीड को फुलफिल कर सकते हो। आर्ट एंड साइंस किस प्रकार से? इट रिक्वायर बोथ पर्सनल स्किल एंड प्रोडक्ट नॉलेज। आर्ट एंड साइंस इस प्रकार से है कि इसमें क्या होता है, आर्ट ऑफ जैसे कि पर्सनल स्किल भी आती है और प्रोडक्ट की नॉलेज भी आती है। पर्सनल सेलिंग के कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ फायदे हैं, जैसे कि पर्सनल अटेंशन मिलती है, ठीक है। यानी कि हर एक कस्टमर को एक इंडिविजुअल फोकस मिलता है, इंडिविजुअल फीडबैक भी होता है इसके अंदर। कस्टमर कॉन्फिडेंस भी क्रिएट होता है, क्योंकि उसको हर एक चीज की नॉलेज मिल रही होती है, तो उसको अपने आप ऑटोमेटिक क्या मिल जाता है? कॉन्फिडेंस आ जाता है। इफेक्टिव फॉर कम्प्लेक्स प्रोडक्ट, यानी कि यूजफुल फॉर एक्सप्लेनिंग टेक्निकल और हाई वैल्यू गुड्स दैट द नीड डेमोन्स्ट्रेशन। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आता है, जैसे इट हेल्प मेंटेन कस्टमर लॉयल्टी एंड रिपीट बिजनेस। यानी कि ये हमारे कस्टमर की लॉयल्टी को भी मेंटेन करके रखता है और बिजनेस को भी बार बार देता है, लंबे समय के लिए चलता है। क्योंकि अगर सेल पर्सन, जैसे कि मैंने ऊपर एग्जांपल से समझाया कि राम अगर सोनू को अच्छे से सेटिस्फाई करेगा, हर एक चीज बताएगा, उसके डाउट क्लियर करेगा, अच्छा प्रोडक्ट देगा, तो बार बार वो प्रोडक्ट लेता रहेगा। यानी वो उसका परमानेंट कस्टमर बन जाएगा, यानी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बने रहेंगे। मार्केट रिसर्च भी इससे असिस्ट होती है और कस्टमर के जो फीडबैक्स हैं उसमें भी बहुत फायदा मिलता है।
नेक्स्ट इसकी कुछ बुराइयां हैं हमारी पर्सनल सेलिंग की। फायदे के साथ साथ बुराई भी है, हाई कॉस्ट होती है। क्योंकि हाई कॉस्ट क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर ये थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ जाता है। सैलरीज, कमीशन, ट्रैवल, ट्रेनिंग, ये सब चीजें देनी पड़ती हैं। ठीक है? क्योंकि जब हम सेल पर्सन पर्सनल इंटरेक्शन करेगा तो देखो भई, हर चीज़ की कोई कंपनी ने अगर सेल पर्सन रखा हुआ है सामान को बेचने के लिए, तो उसको सैलरी भी देनी पड़ेगी, कमीशन भी देने पड़ेंगे, ट्रैवल भी देना पड़ेगा, इधर से उधर जाने का, ट्रेनिंग भी देनी पड़ती है। तो वो थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है, खर्चा करना पड़ता है कंपनी को। कंपनी अगर सेल पर्सन पे खर्चा करेगी, तो सेल पर्सन भी आगे जो है अच्छे से काम करेगा और उसको सेल करके देगा कंपनी को। लिमिटेड रीच रहती है, देखो सारे कस्टमर तक तो नहीं पहुंचा जाता, बहुत लिमिटेड कस्टमर तक पहुंचा जाता है। टाइम कंज्यूमिंग होता है, टाइम तो लग ही जाता है, क्योंकि अगर हम पर्सनल अटेंशन किसी को भी देते हैं तो टाइम लगता है। डिफिकल्टी इन फाइंडिंग ट्रेंड सेल पर्सन, हमें कंपनी को थोड़ी दिक्कत हो जाती है सेल पर्सन ढूंढने में जो कि ट्रेंड हो। ठीक है? पॉसिबिलिटी ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन रहता है, यानी कि सम सेल पर्सन में एग्रीगेट प्रोडक्ट क्लेम टू अचीव सेल्स टारगेट लीडिंग टू कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन। कभी कभी हमारा जो कस्टमर होता है ना, वो डिससेटिस्फाई भी हो जाता है। तो ये भी इसकी एक बुराई है। ठीक है? क्योंकि सेल पर्सन अगर अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करेगा या कंपनी ज्यादा खर्चा नहीं देगी, तो सेल पर्सन मेहनत नहीं कर, तो ये सारी चीजें हो जाती है। इससे साल जो हमारी आगे की दिक्कतें बढ़ जाती हैं, और सेल्स भी टारगेट जो होती है वो दिक्कत आती है उसमें। सेल पर्सन की एबिलिटी डिपेंडेंस करती है उसके स्किल, उसके एफर्ट्स पे, वो कितनी मेहनत लगा रहा है। अगर मेहनत लगाएगा तो प्रोडक्ट बिकेगा, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बने रहेंगे और कंपनी की ग्रोथ होगी। अनसुटेबल फॉर लो वैल्यू प्रोडक्ट, जो छोटे-छोटे वैल्यू के प्रोडक्ट होते हैं उनमें ये अनसुटेबल रहता है, जैसे साबुन है, टूथपेस्ट है, इन सब में ये काम नहीं करता, उसमें इनएक्सपेंसिव पड़ जाता है, महंगा पड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है टाइप ऑफ सेलमैनशिप। तो सबसे पहले सेलमैनशिप आपको पता ही है, क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहला आता है ट्रेड सेलमैनशिप। इसमें आता है इन्वॉल्व सेलिंग टू होलसेलर, रिटेलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर रेदर देन डायरेक्टली टू कस्टमर। यानी कि यहाँ पर बात होती है सेल पर्सन फ्रॉम अ सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी सेलिंग टू रिटेल शॉप। यहाँ पे एक एक पर्सन को जाके कस्टमर को सामान नहीं बेचा जाता। यहाँ पर जो है रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, इन सबसे डील करी जाती है। जैसे यहाँ एग्जांपल भी दिया है कि इन्होंने जो फोकस किया है मेंटेनिंग बिजनेस रिलेशनशिप को बिल्ड करना और रेगुलर सप्लाई करनी है। जैसे सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी जो है, कोई सेल पर्सन है सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी का जो कि सामान को बेच रहा है रिटेल शॉप में जाके। ठीक है? तो वो ट्रेड सेलमैनशिप कहलाती है। कंज्यूमर में आता है प्रोडक्ट को, वही जो मैंने अभी ऊपर समझाया, जैसे सेलिंग होम अप्लायंसेस है, कॉस्मेटिक का इंश्योरेंस है। जैसे घर घर में जाके पहले आते थे बहुत सारे लोग कि हाँ डिटर्जेंट ले लो, या फिर इंश्योरेंस हम लोग बेच रहे हैं, या अप्लायंसेस है, कॉस्मेटिक है, वो कंज्यूमर सेलमैनशिप होती है। एक एक प्रोडक्ट के बारे में एक्सप्लेन किया जाता है, उसके बेनिफिट, उसकी अच्छाइयां बताई जाती है। नेक्स्ट आता है इंडस्ट्रियल सेलमैनशिप। इसके अंदर क्या आता है? इसके अंदर आता है मशीनरी हो गई, टूल्स हो गए, कच्चा माल हो गया, ये फैक्ट्री तक पहुंचाया जाता है। उसे इंडस्ट्रियल नाम से क्लियर है, इंडस्ट्रियल सेलमैनशिप, यानी हम इंडस्ट्री को सामान बेच रहे हैं, यानी कि सेलिंग टू मैन्युफैक्चर और इंडस्ट्रियल बायर, जो हमारे इंडस्ट्रीज के जो बायर्स हैं उनको बेचा जाता है। हु यूज द प्रोडक्ट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, की वो प्रोडक्शन प्रोसेस जो उनका हो रहा है उसमें वो प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है सर्विस सेलमैनशिप। सर्विस में आता है जैसे कि सेलिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, होटल, एजुकेशन सर्विसेज जो प्रोवाइड होती है, वो सर्विस में आती है। यानी द सेल पर्सन मस्ट बिल्ड ट्रस्ट, वो ट्रस्ट बिल्ड करता है अपनी इनटेंजिबल सर्विसेज को दे करके। उसके बाद नेक्स्ट आता है मिशनरी सेलमैनशिप। इसमें क्या होता है? दिस सेल पर्सन डज नॉट सेल डायरेक्टली बट प्रमोट गुडविल। वो अपना कोई यहाँ प्रोडक्ट नहीं सेल कर रहा है, डायरेक्टली सेल नहीं कर रहा, बट अपने गुडविल को प्रमोट कर रहा है, और साथ ही साथ वो अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन भी दे रहा है, उससे फ्यूचर सेल बढ़ रही है। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव विजिटिंग डॉक्टर टू प्रमोट मेडिसिन, यानी कि जो हमारे मेडिकल के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो विजिटिंग डॉक्टर, डॉक्टर के पास आके वो मेडिसिन को प्रमोट करते हैं और वो बताते हैं ना ऐसी ऐसी मेडिसिन है, आप आगे अपने जो भी आपके कस्टमर है उनको बताइए, वो फिर लेंगे, ऐसे कमीशन बेस्ड जो होता है। टेक्निकल सेलमैनशिप में क्या आता है? इन्वॉल्व सेलिंग कम्प्लेक्स और हाईली टेक्निकल प्रोडक्ट दैट नीड डिटेल एक्सप्लेनेशन आफ्टर सेल्स। होता क्या है इसके अंदर? जैसे कंप्यूटर को बेचना, सॉफ्टवेयर सिस्टम को सेल आउट करना, इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स होते हैं, ये सारे टेक्निकल में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिफरेंस आता है सेल प्रेजेंटेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन का। देखो सेल प्रेजेंटेशन नाम से क्लियर है, ये सेल करने का एक तरीका है, एक वर्बल है, एक विजुअल एक्सप्लेनेशन होती है जो सेल पर्सन इन्फॉर्म करता है एंड कस्टमर अबाउट द प्रोडक्ट एंड द, मतलब उसको बताया जाता है। ओरल या फिर डिस्क्रिप्टिव हो सकता है ये, जैसे चार्ट, ब्राउचर, स्लाइड्स, वर्बल कम्युनिकेशन, ये सब इसमें देखा जाता है। कस्टमर लिसन एंड आस्क क्वेश्चन, इसमें कस्टमर सुनता है और अपने क्वेश्चन, डाउट वाउट पूछता है। सर्विस और प्रोडक्ट दैट डू नॉट नीड लिव डिस्प्ले। ठीक है? अच्छा, डेमोन्स्ट्रेशन में क्या होता है? प्रैक्टिकल डिस्प्ले शोइंग हाउ द प्रोडक्ट वर्क।
इसमें क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेशन में क्या होता है, एक प्रैक्टिकल डिस्प्ले होती है चीज़ कि ये जो प्रोडक्ट है वो किस तरीके से काम करेगा, कैसे परफॉर्म करेगा, तो डेमोन्स्ट्रेशन में आता है। मोस्टली प्रैक्टिकल होता है ये, एक्शन बेस होता है, प्रोडक्ट की इफेक्टिवनेस इसके अंदर प्रूव करी जाती है, रियल यूज़ बताया जाता है, एक्चुअल प्रोडक्ट मॉडल पे काम करता है, कस्टमर कैन सी, आप उसको देख सकते हो, टच कर सकते हो, ट्राई भी कर सकते हो, टेक्निकल, ड्यूरेबल एंड मैकेनिकल गुड्स दैट रिक्वायर इलस्ट्रेशन। अब सेल प्रेजेंटेशन के कुछ स्टेप्स होते हैं। नंबर वन स्टेप इज प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में क्या आता है कि आप अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करो, इकट्ठा करो और कस्टमर की नीड को समझो। उसके बाद होता है हमारा सेकंड पॉइंट, जिसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं, ओपनिंग द प्रेजेंटेशन, यानी कस्टमर के साथ हमें क्या करना है, एक अटेंशन देनी है, वो क्या जानना चाह रहा है, किस तरीके से जानना चाह रहा है, क्या वो उसकी रिक्वायरमेंट्स है, नीड्स क्या है, वो सब पे हमें काम करना है। प्रोडक्ट को फिर प्रेजेंट करना होता है, यानी उसके फीचर बताने होते हैं, उसके फायदे बताने हैं और उसको कुछ यूनिक सेलिंग पॉइंट्स बताने हैं जो और प्रोडक्ट में नहीं है। हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस में आता है कि लिसन टू कस्टमर डाउट। उसके बाद जब हम सब कुछ बता देते हैं, जो कस्टमर के माइंड में सुनने से जो डाउट्स आए हैं उसको सुनना है, उसको कॉन्फिडेंटली तरीके से क्लैरिफाई भी करना है, ठीक है। क्लोजिंग द सेल, उसके बाद हम अपनी सेल को क्लोज कर देते हैं और कस्टमर को सामान जो है इसमें होता है कस्टमर टू मेक अ बाइंग डिसीजन। उसके बाद वो कस्टमर जो होता है वो लेगा या नहीं लेगा, वो आप पे भी डिपेंड करता है, आपके डाउट्स आपने कैसे क्लियर करे, आपने प्रोडक्ट के फीचर्स कैसे बताए, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन के कुछ स्टेप्स हैं, जैसे कि डेमोन्स्ट्रेशन की प्लानिंग आती है, फिर एक्सप्लेन करना, फिर कस्टमर को इन्वॉल्व करना, फिर क्वेरीज, वही सारे पॉइंट्स आप बना के लिख सकते हो, बस उसके पीछे डेमोन्स्ट्रेशन लगाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है शॉर्ट नोट का। ये उन बच्चों के लिए है जो 95 प्लस स्कोर करना चाहते हैं। अगर जो सिर्फ पास होना चाहते हैं वो ये वाले क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। सेल्स रिपोर्ट क्या होती है, नाम से ही क्लियर है, सेल रिपोर्ट इज अ रिटन रिकॉर्ड। ये एक रिटन रिकॉर्ड होता है दैट शोज द सेल परफॉर्मेंस ऑफ अ कंपनी। हमारी कोई भी कंपनी है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी सेल कैसे चल रही है, कैसे परफॉर्म कर रही है, उसको ये शो करता है, रिटन रिकॉर्ड होता है सेल रिपोर्ट। एक सेल पर्सन ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड में इसको बनाता है, उसके अंदर सारा डेटा होता है कि सेल की वॉल्यूम क्या है, रेवेन्यू कितना, पैसा कितना आया, कस्टमर का फीडबैक कैसा है और मार्केट के ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं। इसको बनाने का पर्पस क्या है, इसमें क्या होता है, कोई भी इंडिविजुअल या टीम परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है, साथ ही साथ सक्सेसफुल प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई किया जाता है, पहचाना जाता है और कुछ एरियाज को इम्प्रूव किया जाता है जहां पे कुछ कमी आ रही होती है, कुछ गैप्स आ रहे होते हैं। नेक्स्ट आता है टू हेल्प मैनेजमेंट इन प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग। देखो ये रिपोर्ट बनाने से होता क्या है, इस रिपोर्ट के बनने से मैनेजमेंट को प्लानिंग करने में मदद होती है और फोरकास्टिंग भी होती है, यानी फ्यूचर में आप किस तरीके से डिसीजन लेने हैं, किस तरीके से सेल बढ़ानी है, किस तरीके से खर्चा कम करना है, तो वो सारी चीजें सेल्स रिपोर्ट के माध्यम से होती हैं। सेल मैनुअल में क्या आता है, सेल मैनुअल इज अ गाइड बुक फॉर द सेल पीपल दैट एक्सप्लेन कंपनी पॉलिसी, सेल्स प्रोसीजर, प्रोडक्ट डिटेल एंड सेलिंग टेक्निक्स। सेल मैनुअल जो होता है गाइड बुक होती है, किसके लिए होती है, ये सेल पीपल के लिए होती है, ठीक है। सेल पीपल यानी बोले तो जो सेल करता है, उसमें कंपनी की पॉलिसी, कंपनी के प्रोसीजर, प्रोडक्ट की डिटेल, ये सब चीजें उसे पता होंगी तभी तो वो आगे कस्टमर को एक्सप्लेन करेगा ना, तो ये सारी चीजें भी उसे पढ़नी पड़ती हैं। ट्रेनिंग टूल होता है एक तरीके का, और ये एक तरीके से रेगुलर बेसिस पे उसे करना होता है। गुड सेल रिपोर्ट जो होती है बेसिकली उसमें सबसे पहला आता है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का होना बहुत जरूरी है, डाटा मस्ट बी करेक्ट, हमारा डेटा बहुत करेक्ट होना चाहिए, वेरीफिएबल, बिल्कुल वेरीफाइड होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन शुड बी क्लियरली प्रेजेंटेड, इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। टाइमलाइनेंस में आता है रिपोर्ट मस्ट बी सबमिटेड रेगुलरली। हमें अपनी रिपोर्ट टाइमली सबमिट करनी होती है, रेगुलर बेसिस पे करनी होती है और ऑन टाइम करनी होती है, क्योंकि अगर हम एक दिन भी डिले कर देते हैं, कुछ दिन डिले कर देते हैं और अच्छे से रिपोर्ट नहीं बनाते, तो इससे हमारे फ्यूचर में दिक्कत आ सकती है और हमारी सेल भी गिर सकती है। कंपेरेबिलिटी में आता है मंथली और ईयरली, इसको कंपेयर किया जाता है परफॉर्मेंस को, क्योंकि अगर हम कंपेयर नहीं करेंगे तो हम आगे ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। एक्शन ओरिएंटेड होता है, इट शुड हेल्प मैनेजर लाइक करेक्टिव एक्शन ले सके। कंसाइज होती है, अवॉइड अननेसेसरी की जो डिटेल्स होती हैं, कुछ फैक्ट फिगर होती हैं, उस पर फोकस किया जाता है। एथिकल एंड लीगल इश्यूज इन सेलिंग। एथिकल इश्यूज कौन कौन से आते हैं, जैसे सेल पर्सन मस्ट फॉलो ऑनेस्टी एंड फेयरनेस इन ऑल द डीलिंग। जितनी भी उसे डीलिंग करनी है बिल्कुल ईमानदारी के साथ करनी है, बिल्कुल फेयरनेस तरीके से करनी है, कोई भी धोखाधड़ी ये सब चीजें नहीं करनी। मिस रिप्रेजेंटेशन और फॉल्स क्लेम। सेकेंड आता है प्रेशरिंग कस्टमर टू बाय। कभी बार क्या होता है कि हमारे को अपने कमीशन के चक्कर में हम कस्टमर को पागल बना देते हैं, या फिर हम कस्टमर के ऊपर प्रेशर डालने लगते हैं, या फिर हम उससे डिफेक्ट छुपा लेते हैं कस्टमर से, या फिर हम कस्टमर की बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर मार के अपना फ़ायदा सोचते हैं। तो ये एथिकल इश्यूज़ हैं जो कि नहीं आने चाहिए। लीगल इश्यूज़ कौन से आते हैं, जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, सीपीए है, प्रोटेक्ट बायर फ्रॉम अनफेयर ट्रेड। अगर हम कुछ अनफेयर ट्रेड करेंगे तो बायर को प्रोटेक्ट करने के लिए ये लॉ बनाया गया, ये कानून बनाया गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है कि बायर एंड सेलर के जो एग्रीमेंट्स है उसके कुछ लॉज लिखे गए हैं।
कॉम्पिटिशन लॉ में भी आता है, जैसे मोनोपोलिस्टिक को प्रिवेंट करना, ये सारी चीजें आती हैं। नेक्स्ट आता है एथिकल सेलिंग बिल्ड ट्रस्ट, लॉन्ग टर्म रिलेशन एंड अ गुड रेपुटेशन। सेल्स क्लोजिंग टेक्निक में आता है क्लोजिंग द सेल, लास्ट में हमें अपनी सेल को क्लोज करना होता है और उसके बाद निर्भर करता है हमारे कस्टमर पे कि वो लेगा कि नहीं लेगा। कॉमन क्लोजिंग टेक्निक्स में आता है अजम्पशन क्लोज आता है, ऑल्टरनेटिव चॉइस क्लोज आता है, समरी क्लोज आता है, ये सारे पॉइंट्स आते हैं। ठीक है, इसमें तो बस ये सब आता है। एक्ट एज इफ द कस्टमर हैज ऑलरेडी डिसाइडेड, मतलब अगर कस्टमर ने पहले से डिसाइड कर रखा है, फिर उसके बाद उसको 2 ऑप्शन मिल जाए, फिर वो समरी बनाएगा। फिर उसके बाद क्या होता है कि वो देखता है कि उसको वो प्रोडक्ट चाहिए या नहीं चाहिए। आस्क डायरेक्टली फॉर द ऑर्डर कॉन्फिडेंटली, ठीक है? तो फिर वो डायरेक्टली पूछ लेगा, अगर उसको ऑर्डर चाहिए तो नहीं चाहिए तो टाटा बाय बाय। ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स ऑफ अ सेल पर्सन, यानी कि सबसे पहला तो टाइम मैनेजमेंट, प्लान डेली विजिट, प्रायोरिटाइज इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स, हमें अपने इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स को जो है पहले प्रायोरिटी देनी होती है। ठीक है, एक सक्सेसफुल सेल पर्सन के बारे में बात कर रहा है, रिकॉर्ड कीपिंग होती है, डेटा आपको टाइमली बनाना है। आपको अगर ये क्वेश्चन समझ में ना आए ना, तो पेपर में आप ये भी सोच सकते हो, आपको एज अ अपने ऊपर अपने आप को सेल पर्सन बनाना है और ये सोचना है कि अगर आपको कोई कस्टमर को सामान बेचना है, तो सही तरीके से अगर बेचना है, तो आप क्या-क्या पॉइंट्स आज़माओगे, वही सारे पॉइंट्स आपको ऑटोमेटिक समझ आ जाएँगे और आप लिख पाओगे। जैसे टाइम को मैनेज करना, रिकॉर्ड टाइमली बनाना, टेरिटरी मैनेजमेंट होना चाहिए, गोल सेट होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन अच्छे से होना चाहिए, यही सारे पॉइंट्स हैं, फॉलो अप एक्शन है। ये सब आप बना के भी लिख सकते हो। एथिक्स में क्या आता है? एथिक्स में आता है कि एथिक रेफर टू मोरल प्रिंसिपल, गाइड अ पर्सन बिहेवियर इन अ बिजनेस। हर एक पर्सन को अपने मोरल वैल्यूज जो होती है वो पता होती है, मोरल प्रिंसिपल पता होती है, बट बिजनेस के अंदर भी पता होनी जरूरी है। कि इट मीन्स डूइंग व्हाट इज राइट, फेयर एंड ऑनेस्ट, क्या सही है, कैसे करना है सही तरीके से, ये होते हैं एथिक्स जो हमारे को बिजनेस में सिखाए जाते हैं। क्योंकि कई बार जब हम पैसा कमाने लगते हैं ना, तो अपने मोरल प्रिंसिपल भूल जाते हैं और काफी सारे लोग आजकल भूल गए हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंस में आता है बिल्ड कस्टमर कॉन्फिडेंस, इससे हमारे कस्टमर का कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है। अगर हम अपने एथिक्स, अपने रूल्स, अपने मोरल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो कंपनी की इमेज भी इंप्रूव होती है, लॉन्ग टर्म सक्सेस मिलती है और लीगल प्रॉब्लम को भी ये प्रिवेंट करता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया नॉट लाइंग अबाउट प्रोडक्ट क्वालिटी और हिडन कॉस्ट, हमें कॉस्ट को छुपाना नहीं है और उसकी क्वालिटी को भी दबाना नहीं है, झूठ नहीं बोलना कि ये हमारा प्रोडक्ट ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बता दिया हमने सेल के चक्कर में और बाद में कस्टमर डिससेटिस्फाई हो रहा है और फिर दिक्कत होगी। नेक्स्ट आता है हम लोगों का मैस्लो थ्योरी ऑफ नीड हायरार्की। हायरार्की ऑफ नीड्स हम लोगों ने क्लास 12th में भी पढ़ा है। तो हमारी कुछ बेसिक नीड्स होती हैं, जैसे कि साइकोलॉजिकल नीड है, सेफ्टी है, सोशल एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड होती है। तो बेसिकली साइकोलॉजिकल नीड में आता है रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब आता है। सेफ्टी नीड्स में आता है स्टेबिलिटी चाहिए हर इंसान को, सिक्योरिटी चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए। सोशल नीड में आता है जैसे फ्रेंडशिप हो गई, लव हो गया, बिलोंगिंग्स, ये सब आता है। स्टीम नीड्स में आता है जैसे स्टेटस, हर किसी का एक स्टेटस सिंबल होता है, रिस्पेक्ट होती है, हर किसी को चाहिए। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड में आता है पर्सनल ग्रोथ होना और फुलफिलमेंट होना, ये सब आता है। सेलिंग के कुछ एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे कि लग्जरी गुड अपील टू द एस्टीम नीड। ठीक है, तो हर एक कैटेगरी में डिपेंड करता है कि किस तरीके से सेल होने वाली है, किस तरीके से अप्लाई करना है, सेल पर्सन कैसे बायर को जो है वो बेचेगा। मतलब अगर किसी कस्टमर की नीड है सिर्फ क्लोथ्स खरीदने की, या फिर कोई छोटा मोटा सामान लेने की, तो आप उसको छोटे मोटे सामान के लिए कन्विंस कर सकते हो, ना कि कोई लग्जरी कार के लिए या लग्जरी आइटम के लिए। बाइंग मोटिव में आता है सबसे पहला, बाइंग मोटिव इज अ रियल रीजन, साइकोलॉजिकल ड्राइव दैट इन्फ्लुएंस अ कस्टमर टू मेक अ परचेज। बाइंग मोटिव में आता है कि हमें ये जानना है कि वो पर्सन वो चीज क्यों खरीदेगा, उसका मोटिव क्या है, उसका मकसद क्या है। कोई मकसद होगा तभी खरीदेगा। जैसे हमें कुछ सामान खरीदना है, तो हमारा कुछ मोटिव होता है कि हमारे घर में शादी है, पार्टी है, पर्सनल यूज है या किसी को गिफ्ट करना है, ऐसे मोटिव होना चाहिए। अब जैसे कि इमोशनल मोटिव आता है बेस्ड ऑन फीलिंग्स पे डिपेंड करते हैं, जैसे लव हो गया, प्राइड हो गया, कंफर्ट, ये सब। रैशनल मोटिव में आता है प्राइस, क्वालिटी, ड्यूरेबिलिटी पे डिपेंड करता है, तब हम वो चीज को खरीद लेते हैं। ठीक है, पैट्रोनेज मोटिव में आता है बेस्ड ऑन लॉयल्टी टू अ पर्टिकुलर ब्रांड के लिए, कि हम एडिक्ट हैं कि जैसे हमें H&M की ड्रेस लेनी है तो हमें सिर्फ H&M से ही लेनी है। ऐसे हम ब्रांड को लेके जो है, स्टोर को लेके वो है कि हाँ यही प्रोडक्ट चाहिए, इसी ब्रांड का चाहिए। प्रोडक्ट मोटिव में आता है कि बेस्ड ऑन अट्रैक्शन टूवर्ड स्पेसिफिक फीचर, उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक फीचर्स हैं या वो अच्छी क्वालिटी का है, अच्छा कलर है या कुछ डिजाइन अच्छा है, तो हम लोग ले लेते हैं। इसके कुछ फायदे हैं। हेल्थ सेल पर्सन अंडरस्टैंड कस्टमर बिहेवियर, इससे क्या होता है कि जो हमारा सेल पर्सन होता है वो कस्टमर के बिहेवियर को जान पाता है, समझ पाता है और मोटिव जो है उसको टारगेट कर पाता है।
सेल पीपल तो आपको ऊपर से मैं पढ़ाती हुई आ रही हूँ क्या होता है। सेल पीपल जो है, ये वाला क्वेश्चन जो है, सेल पीपल आर द कंपनी रिप्रेजेंटेटिव। वो हमारे कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे कंपनी के प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रमोट करते हैं, सर्विसेज को समझाते हैं। रूल एंड इम्पोर्टेंस, बहुत सारी कंपनी इनको हायर करती है और स्किल ज्यादातर ढूंढती है ताकि उनकी कंपनी की जो सेल है वो अच्छे से हो जाए और ग्रोथ भी हो। रूल एंड इम्पोर्टेंस क्या है, लिंक बिटवीन कंपनी एंड कस्टमर, कंपनी और कस्टमर के बीच का ना लिंक बन जाता है, क्योंकि कभी भी कंपनी का मालिक जो है वो एक एक कस्टमर के घर जाके उसको चीजें नहीं बताएगा या अपनी कंपनी में खड़े होकर एक एक चीजें एक्सप्लेन नहीं करेगा। इसीलिए वो अपने सेल पर्सन को हायर करते हैं और अच्छे खासा स्किल पर्सन को हायर करते हैं ताकि उनकी कंपनी के जो प्रोडक्ट है या सर्विस है उनको एक्सप्लेन किया जाए और उनके कस्टमर तक उन तक वो बात पहुंच जाए। प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट में आता है कि जैसे कि इंटरेस्ट को क्रिएट करना, ठीक है, बायर की चीज़ों पे काम करना, कस्टमर का फीडबैक भी लेते हैं, कंप्लेंट्स, सजेशंस, ओपिनियन ये सब लेते रहना टाइमली। आफ्टर सेल सर्विस जो होता है, कस्टमर का सैटिस्फैक्शन जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम जानेंगे तो हमें पता लगता रहेगा कि हमारी सेल पर्सन ने कोई गलती करी है या हमारा प्रोडक्ट उन्हें अच्छा नहीं लग रहा, अगर अच्छा लग रहा है तो क्यों लग रहा है, ये सारे पॉइंट्स जानना। मार्केट रिसर्च होती है, गैदर इन्फॉर्मेशन ऑन कॉम्पिटिटर एंड ट्रेंड्स, हमें अपने कॉम्पिटिशन को भी साथ साथ देखना होता है, ट्रेंड्स जानना होता है कि किस तरीके से काम हो रहा है। बिल्डिंग रिलेशनशिप होता है, इसमें ट्रस्ट और लॉन्ग टर्म लॉयल्टी तभी बनती है जब हम उनके टाइम टू टाइम फीडबैक लेते रहते हैं, उनकी कंप्लेन को सुनते रहते हैं और उन पे काम करते हैं। अब मान लो कोई पर्सन ऐसा है जो अपने सेल पर्सन को रख के बैठा है और उसको बहुत सारी कंप्लेनें आ रही हैं और कंपनी का मालिक उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा, ना सेल पर्सन पे ध्यान दे रहा है, तो कंपनी एक टाइम पे आके कभी भी सर्वाइव नहीं कर पाएगी, प्रोडक्ट अगर अच्छा नहीं बनाएगी और कस्टमर के कंप्लेन पे, डाउट्स पे काम नहीं करेगी तो कंपनी जो है वो डूब जाएगी। गुड सेल पर्सन की क्वालिटीज क्या है, जैसे कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए, प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, तभी वो कस्टमर को समझा पाएगा। अच्छी कम्युनिकेशन लिसनिंग स्किल होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेल पर्सन बोलता जाए बोलता रहे, कस्टमर की ना सुने और कस्टमर को ही सुना दे, तो लिसनिंग स्किल भी उसके पास मस्ट होनी चाहिए, ये मस्ट है। ऑनेस्टी और पेशेंस होना चाहिए, कोई भी गलत चीज उसको नहीं बेचनी है, एबिलिटी टू हैंडल ऑब्जेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सेल मैनेजमेंट का। नाम से ही क्लियर है, सेल मैनेजमेंट मतलब यहाँ पर सेल को मैनेज करना सिखाया जा रहा है, यानी कि आप पहले चीजों को प्लान करो, फिर डायरेक्ट करो, कंट्रोल करो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो आपकी सेल्स जो है वो टारगेट होती रहेंगी, टाइमली सेल्स होती रहेंगी। सेल्स के कुछ फीचर हैं, वही सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो, जैसे गोल ओरिएंटेड, हमारा गोल होना चाहिए कि हमें इतनी सेल करनी है, सेल बढ़ानी है, कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, उसकी नीड को पूरा करना है और ये कंटिन्यूअस बेसिस पे होना चाहिए। और साथ ही साथ ये आर्ट एंड साइंस भी है और मार्केटिंग मैनेजमेंट का पार्ट भी है और ये पीपल ओरिएंटेड फंक्शन है, यानी कि ट्रेनिंग सेल पर्सन को देना है, मोटिवेट करना है और नए नए पर्सन को भी हायर करते रहना है। सेल मैनेजमेंट के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। सेल मैनेजमेंट का मकसद क्या है, सेल को टारगेट करना, ठीक है, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो कंपनी को, यही हर कोई चाहता है, तभी कंपनी जो है वो सेल पीपल को हायर करती है। इससे क्या होगा, मैक्सिमाइज प्रॉफिटेबिलिटी, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े, कस्टमर के रिलेशनशिप बिल्ड हो, सेल फोर्स डेवलप हो, मार्केट एक्सपेंशन होना चाहिए और इफेक्टिव कंट्रोल होना चाहिए। सेल मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या, सबसे पहला आता है सेल प्लानिंग, यानी कि सेल की प्लानिंग करना कि किस तरीके से गोल, पॉलिसी, स्ट्रेटजी जो है वो बनने वाली है। सेल फोरकास्टिंग में आता है एस्टिमेटिंग फ्यूचर सेल, जो हमारी फ्यूचर की सेल है वो किस पे बेस्ड होती है, पास्ट परफॉर्मेंस पे, कि हमारी पास्ट की परफॉर्मेंस कैसे काम करी है, उसके हिसाब से अगर हम सही डिसीजन लेंगे तो हमारी फ्यूचर में सेल अच्छी होगी, ठीक है। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन होगा, हायरिंग क्वालिफाइड एंड कैपेबल सेल पीपल हमें चाहिए होते हैं, अच्छे अच्छे सेल पर्सन चाहिए जो अच्छे से बात करें, उनके पास लिसनिंग स्किल्स भी हों, अच्छे से वो चीज़ों को समझे, डाउट को क्लियर कर पाए, कस्टमर की नीड को समझ पाए, सेल बजटिंग हो, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन हो। सेल मैनेजमेंट के कुछ इंपॉर्टेंस है, वही सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो जो हमने फीचर में पढ़े हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट में क्या होता है, रिक्रूटमेंट मतलब है कंपनी जो है वो पर्सन्स को बुला रही है अपनी कंपनी के अंदर काम के लिए, ठीक है, जॉब्स के लिए। तो रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग, हमें कस्टमर को नहीं, एम्प्लॉय को अट्रैक्ट करना है, आइडेंटिफाई करना है कि हमें एक्चुअल कैंडिडेट कौन से चाहिए, पोटेंशियल कैंडिडेट कौन से, और हमें अपनी कंपनी के लिए राइट नंबर ऑफ क्वालिफाइड पीपल चाहिए होते हैं जो हमें राइट टाइम पे राइट पोजीशन के लिए मिल जाए। ऐसा नहीं है हमें अकाउंटेंट चाहिए तो हम कोई 8th पास या फिर 10th पास पर्सन को बुला रहे हैं, तो यानी कि राइट पर्सन को राइट प्लेस पे बुलाना है और सही टाइम पे बुलाना है। रिक्रूटमेंट के कुछ नेचर्स हैं, जैसे कि ये पॉजिटिव प्रोसेस होता है, हमने अप्लाई करवा दिया है जॉब्स के लिए, अब जो आएंगे उनमें से सिलेक्शन होगा। लिंक रहता है जॉब सीकर एंड एम्प्लॉयर का, ठीक है। कंटिन्यूअस प्रोसेस रहता है, यानी कि तभी हमारी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है, एम्प्लॉय को हमें चेंज भी करना पड़ता है, जो काम नहीं करे उनको
भेजना भी पड़ता है और जो अच्छे वर्कर हैं उनको लाना पड़ता है। टू वे प्रोसेस रहता है, ये गोल ओरिएंटेड होता है। कुछ पॉइंट तो बिल्कुल कॉमन है, आप बना के लिख सकते हो। रिक्रूटमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? सबसे पहला आता है कि लार्ज पूल ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट को ये अट्रैक्ट करता है, जैसे हमने वैकेंसीज निकाल दी हैं, और to reduce higher cost and time to increase organization effectiveness through better staffing to maintain वर्कफोर्स स्टेबिलिटी एंड बैलेंस, यानी कि जो हमारी वर्कफोर्स की जो स्टेबिलिटी है उसको मेंटेन करता है। रिक्रूटमेंट के कुछ सोर्सेज हैं, जैसे कि इंटरनल सोर्स है। हमने अगर अपनी कंपनी में 10 लोगों को 10 एम्प्लॉय को बुलाना है तो बुलाने के दो तरीके हैं, एक होता है इंटरनल सोर्स, एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से बुला रहे हैं, एक्सटर्नल मतलब हम बाहर से बुला रहे हैं। इंटरनल में आता है जैसे हमने किसी पोजीशन पे अपग्रेड करना है, किसी करंट एम्प्लॉय को अपग्रेड करना है, हायर पोजीशन पे भेजना है, तो हम प्रमोशन कर देंगे, उसका ट्रांसफर कर देंगे, एक डिपार्टमेंट से दूसरे ब्रांच में उसको डाल देंगे, या इंटरनल एडवर्टाइजमेंट चलाएंगे कि कोई एम्प्लॉय का जानकार है तो वो भी बुला सकता है। एम्प्लॉय के कुछ रेफरल्स हो सकते हैं जो कि ला सकता है वो। एडवांटेजेस में आता है कि ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है, टाइम सेव करता है, हमें ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं होती किसी भी एम्प्लॉय को बुलाने के लिए। मोटिवेट एम्प्लॉय होता है इससे, जैसे हमने किसी की पोजीशन को अपग्रेड करा, यानी कि अगर हमने उसको प्रमोशन दिया है तो वो मोटिवेट होता है एम्प्लॉय। ठीक है, ये सारे हैं। इसकी बुराई है कुछ, जी हाँ, लिमिटेड द एंट्री ऑफ न्यू टैलेंट, जो नया टैलेंट है वो उसके अंदर लिमिट लग जाती है। मे कॉज जेलसी अमंग एम्प्लॉय, और उसमें जेलसी फैक्टर भी एम्प्लॉय के अंदर देखा जाता है। एक्सटर्नल सोर्स में क्या आता है, जो बाहर से बुलाए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट एजेंसी। हमने किसी एजेंसी को बोल दिया कि हमें इस पोजीशन पे पर्सन चाहिए तो आप हमारी कंपनी में भेज देना, तो ये एम्प्लॉयमेंट एजेंसी से टाई अप करती है कंपनीज। कैंपस रिक्रूटमेंट होता है, जैसे कॉलेज से और यूनिवर्सिटी से जो अच्छे अच्छे स्टूडेंट होते हैं उनको लेकर आती है अपनी कंपनीज में। एडवर्टाइजमेंट चलाई जाती है, ऑनलाइन पोर्टल पे डाला जाता है, जॉब फेयर्स, वॉक इन इंटरव्यूज होते हैं, ऑनलाइन रिक्रूटमेंट होता है वेबसाइट जॉब पोर्टल पे। लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं जो कि ब्लू कॉलर और टेम्परेरी जॉब्स के लिए उनको बुलाया जाता है। इसके कुछ फायदे हैं, न्यू आइडियाज हमारी कंपनी में आ जाते हैं, नया टैलेंट आ जाता है। सिलेक्शन जो होता है उसमें थोड़ा सा कंपनी को बेनिफिट होता है, क्योंकि उनके पास काफी सारे ऑप्शंस होते हैं। बुराई क्या है, टाइम कंज्यूमिंग होता है और कॉस्टली होता है, क्योंकि खर्चा करोगे तो ही आपको न्यू टैलेंट मिलेगा। न्यू एम्प्लॉय टेक टाइम टू एडजस्ट, और नया जो एम्प्लॉय होता है वो कंपनी में एडजस्ट होने में भी टाइम लगाता है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस के कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहला, आपको वैकेंसी को आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है कि एम्प्लॉय कौन सा चाहिए, कितने एम्प्लॉय चाहिए। फिर हमें जॉब जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, स्किल कौन सी चाहिए, सोर्सेज को चूज करना होता है, वैकेंसी को एडवर्टाइज भी करवाना होता है, और एप्लीकेशन रिसीव होती है। उसके बाद स्क्रीनिंग होती है कि कौन सा शॉर्टलिस्ट करना है, और कौन से, अगर 10 लोग हैं कंपनी के अंदर इंटरव्यू देने आए तो 10 में से 2 चाहिए, तो 2 बेस्ट कौन से हैं, तो वो शॉर्टलिस्ट होते हैं, स्क्रीनिंग होती है। रिक्रूटमेंट के कुछ इंपॉर्टेंस है वो आप फीचर में से बना के लिख सकते हो, सेम है। सिलेक्शन प्रोसेस में क्या आता है, सिलेक्शन मीन्स दैट कि आपने बहुत सारे कैंडिडेट को बुला लिया है और उसमें से आप बेस्ट के को चूज कर रहे हो, जैसे मैंने अभी अकाउंटेंट का एग्जांपल दिया था। नेचर क्या है, नेगेटिव प्रोसेस रहता है इसके अंदर। इट एस्टिमेट अनसुटेबल कैंडिडेट फ्रॉम द पूल ऑफ एप्लीकेंट। कई बार क्या होता है, कोई जो पर्सन होता है वो निराश भी हो जाता है, जेलसी फैक्टर भी आ जाता है इसमें। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है, गोल ओरिएंटेड है, सिस्टमैटिक प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस रहता है। ये सारे पॉइंट सेम है, आप बना के लिख सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस के कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहला आता है इनिशियल इंटरव्यू। आपने पहले एक नॉर्मल सा इंटरव्यू लेना होता है, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म निकाला जाता है, तो पर्सन उसको भरता है। फिर एम्प्लॉयमेंट के कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटेलिजेंट टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट, ट्रेड टेस्ट। ये सारे टेस्ट लेने के बाद इंटरव्यू होता है फाइनल, जिसमें क्या होता है, ग्रुप डिस्कशन होती है, पैनल इंटरव्यूज होते हैं। उसके बाद आता है रेफरेंस देखा जाता है, आपका बैकग्राउंड चेक किया जाता है कि आप किसके द्वारा आए हैं, जिसके द्वारा आए हैं उसका इमेज कैसी है, या फिर किस तरीके से आप आए हो। मेडिकल एग्जामिनेशन भी किया जाता है। फिर फाइनल सिलेक्शन होता है, फिर आपको जॉब ऑफर की जाती है, और उसके बाद आपको प्लेसमेंट और ओरिएंटेशन होता है, यानी कि आप कंपनी में आ गए और आपको पुराने एम्प्लॉयज के साथ इंट्रोड्यूस कराया जाता है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट आता है सिलेक्शन प्रोसेस के इंपॉर्टेंस। आप वही लिख सकते हो कि कंपनी को राइट पर्सन चाहिए राइट जॉब के लिए। एम्प्लॉय को जो टर्नओवर होती है वो रिड्यूस हो जाती है, और वर्क की एफिशिएंसी भी इंप्रूव होती है, क्योंकि आप नए नए पर्सन को मौका दे रहे हो अपनी कंपनी में आने का, और एक टीम बन जाती है, और जॉब सेटिस्फेक्शन भी इनहांस होता है, और मोटिवेशन भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बायर बिहेवियर, बायर मोटिवेशन। बायर बिहेवियर जो होता है वो एक तरीके का एक्शन है जिसमें डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है, जिसमें इंडिविजुअल या कोई ग्रुप जो होता है व्हेन दे बाय, यूज, डिस्पोज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस, यानी बायर का बिहेवियर जानो। अगर मैं आपको ये बोलूं कि अगर आपको कोई सामान बेचना है
तो आप सबसे पहले ये देखोगे कि ये जो प्रोडक्ट है वो किसके लिए बना है, फिर आप उसको किस हिसाब से बेच सकते हो, उस प्रोडक्ट को किस तरीके से आप बेचोगे। आप देखोगे कि आपने जो प्रोडक्ट बनाया है वो बनाया है आज के यूथ के लिए। जैसे लेट्स सपोज आपने कोई कॉर्ड सेट बनाया है, चाहे वो बॉयज का है चाहे वो गर्ल्स का, तो आपने पहले क्या करा, अपनी ऑडियंस को पहचाना, उसके बाद देखा कि उनका टेस्ट क्या है, उनका बिहेवियर कैसा है उस प्रोडक्ट को लेके, तो आप इजीली बेच पाओगे सामान को। जैसे कंज्यूमर ओरिएंटेड, आप क्या करते हो, कंज्यूमर के बारे में सोचते हो ना, अपने बारे में नहीं सोचते कि आपको कौन सा प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है। आप ये देखते हो कि कंज्यूमर ओरिएंटेड कौन सा है, कंज्यूमर किस पे फोकस कर रहा है, उसकी डिजायर क्या है, उसकी वांट्स क्या है कस्टमर की, आप उस पे काम करते हो। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस रहता है, लॉजिकल एंड इमोशनल फीलिंग बेस्ड डिसीजन होता है, डायनेमिक होता है, ट्रेंड टाइम एनवायरनमेंट के हिसाब से, बायर के हिसाब से आपको चलना पड़ता है। काफी सारे फैक्टर हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे सोशल, पर्सनल, कल्चरल। गोल ओरिएंटेड फिर से है। बायर बिहेवियर के कुछ टाइप हैं। सबसे पहला आता है कम्प्लेक्स बायर बिहेवियर, यानी जो प्रोडक्ट है वो एक्सपेंसिव, जैसे गाड़ी है, घर है, तो ये कम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर होता है। इसमें पर्सन जो है अच्छे से इंक्वायरी वगैरह करके, अच्छे से जांच के फिर चीज लेता है, ठीक है, क्योंकि इसमें ये काफी एक्सपेंसिव होता है, और एक्सपेंसिव चीजों के लिए पहले डेटा को निकाला जाता है, समरी बनाई जाती है, उसके बाद उस प्रोडक्ट पे खर्चा किया जाता है, और छोटे मोटे सामान के लिए इतना नहीं सोचा जाता, ठीक है। हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर्स में आता है, जैसे साबुन है, नमक है, ये तो ब्रांड जो होता है, लो इन्वॉल्वमेंट होती है बायर के बिहेवियर में। परचेजेस आर मेड आउट ऑफ हैबिट, ये हमारी हैबिट है कि हम यही नमक खाते हैं, सेंधा नमक खाते हैं तो सेंधा ही खाते हैं, नॉर्मल टाटा का खाते हैं तो वही खाते हैं, या जो सोप हमें पसंद है वो चाहिए। वैरायटी सीकिंग बायर बिहेवियर मतलब लो इन्वॉल्वमेंट बट मेनी ब्रांड ऑप्शन। देखो, इन्वॉल्वमेंट काफी लो रहती है लेकिन ब्रांड के ऑप्शन बहुत सारे हैं, जैसे स्नैक्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स भी बहुत सारी मिल जाती हैं। बायर स्विच ब्रांड फॉर वैरायटी, जो बायर है वो स्विच भी कर लेते हैं क्योंकि उनके पास वैरायटी है, उनको लगता है कि यहाँ नहीं तो वहां से ही, क्योंकि आजकल बहुत कंपटीशन है। बायर मोटिवेशन में आता है बेसिकली बेस्ड ऑन फीलिंग एंड इमोशन, जैसे लव, इफेक्शन, कोई गिफ्ट है, कोई टॉय है, कोई लग्जरी कार है, ज्वेलरी है, ये इमोशनल मोटिव्स होते हैं, ठीक है। और बायर मोटिवेशन होता है एक इनर ह्यूज और डिजायर दैट ड्राइव्स अ पर्सन टू बाय अ प्रोडक्ट, कि वो अपने मोटिवेशन के लिए, अपनी संतुष्टि के लिए वो सामान को बाय करे। इट ओरिजिनेट फ्रॉम अनसेटिस्फाइड नीड एंड पुशेस द इंडिविजुअल टू टेक बाइंग डिसीजन। रैशनल मोटिव में आता है जैसे कि बेस्ड ऑन लॉजिक एंड रीजनिंग, जैसे क्वालिटी है, प्राइस है, ड्यूरेबिलिटी है, यूटिलिटी है, ये सब आता है। ये सारे चीजें मैंने ऊपर आप लोगों को कराई थी, तो आप वहां से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है सेल फोर्स। सेल्स फोर्स नाम से ही समझ आ रहा है, सेल फोर्स इज अ ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय ऑन ऑर्गेनाइजेशन हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलिंग प्रोडक्ट एंड सर्विस। सेल फोर्स में क्या होता है कि बहुत सारे एम्प्लॉय का ग्रुप होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है उनको अपने प्रोडक्ट के सर्विस को बेचना है, ठीक है, और कस्टमर के साथ रिलेशन बिल्ड करना है, ठीक है। सेल पीपल जब आएगा तो वो एक पर्सन है, सेल फोर्स आएगा तो समझ लेना बहुत सारे एम्प्लॉय हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो प्रोडक्ट और सर्विस को बेचने पे ध्यान देते हैं। पीपल ओरिएंटेड है, गोल ओरिएंटेड, डायनेमिक, वही सारे पॉइंट्स आप बना के लिख सकते हो। कुछ नया नहीं है जो कि मैं आपको समझाऊं, और इजी इजी है। फंक्शन ऑफ सेल फोर्स में आता है सेलिंग प्रोडक्ट है, मार्केट फीडबैक लेना होता है, कस्टमर रिलेशनशिप को मेंटेन करना होता है। आप ना 2 क्वेश्चन भी पढ़ लोगे ना, अच्छे से समझ लोगे तो बाकी सारे अपने आप हो जाएंगे। आफ्टर सेल सर्विसेज सपोर्टिंग मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज है, ठीक है। ये भी मैंने आपको बता दिया था, गुड सेल पर्सन की कुछ क्वालिटी क्या होनी चाहिए, प्रोडक्ट की नॉलेज ऊपर मैंने कराया था आपको, सेम वही है। नेक्स्ट आता है मोटिवेशनल टेक्निक्स क्या होती हैं। तो देखो, मोटिवेशनल टेक्निक में आती है, मोटिवेशनल टेक्निक आर द स्ट्रैटेजीज एंड मेथड यूज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारी संस्था है, हमारी जो कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो कुछ मेथड और स्ट्रैटेजी लगाती है ताकि जो हमारा कंपनी में, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन टू इनकरेज इंस्पायर सेल पीपल टू परफॉर्म द बेस्ट, यानी जो हमारा सेल पीपल है उसको इनकरेज करना है, इंस्पायर करना है, ताकि वो अपना बेस्ट करे। अगर वो बेस्ट करेगा तो कस्टमर भी सेटिस्फाई होगा, उसके डाउट्स क्लियर होंगे, फिर वो सामान खरीदेगा, खरीदेगा तो सेल होगी, सेल होगी तो ग्रोथ होगी, ठीक है। वही सारे पॉइंट्स है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इन्फ्लुएंस बिहेवियर है, गोल ओरिएंटेड, वही सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो। मोटिवेशनल टेक्निक के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे कि ये लिखा, सेल परफॉर्मेंस इससे इंक्रीज होती है, जॉब भी सेटिस्फाई होती है, टीम वर्क भी इनकरेज होता है, स्किल भी डेवलप होती है। मोटिवेशनल टेक्निक के कुछ यहाँ पे टाइप्स बताए गए हैं, जैसे फाइनेंशियल इंसेंटिव्स होते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफर है, इसको अच्छे से समझो। जैसे कि मोटिवेशनल टेक्निक यानी कि हमें सेल पीपल को किस तरीके से मोटिवेट करना है, उसको अच्छी सही सही टाइम पे फिक्स सैलरी देनी है, और उसको कमीशन भी देना है, यानी कि इंसेंटिव भी देना है, ताकि वो इनकरेज हो, यानी वो मोटिवेट हो। जब वो मोटिवेट होगा तो कस्टमर पे ज्यादा ध्यान देगा।
जब ज़्यादा ध्यान देगा तो आपको पता ही है, फिर सेल होगी तो ग्रोथ होगी। तो बोनस वगैरह भी रिवॉर्ड्स भी देते रहना है। किसको देना है? सेल पीपल को देना है। कौन देगी? कंपनी देगी। कंपनी किसको देगी? सेल पीपल को। तो आप इस तरीके से याद रखना, कंपनी टू सेल पीपल, तो ये पूरा क्वेश्चन याद रहेगा। तो इसके अंदर आता है प्रॉफिट भी शेयर करना होता है कभी-कभी सेल के, ध्यान देना है, कैश प्राइस वगैरह दे दिया इस तरीके से। नॉन फाइनेंशियल कैसे मदद करनी है सेल पीपल की, तो इसमें आता है अवार्ड्स वगैरह हो गया, कभी हमने कोई पार्टी गेट टुगेदर रख दिया, प्रमोशन की अपॉर्चुनिटी दे दी, ट्रेनिंग दे दी, इस तरीके से। साइकोलॉजिकल मोटिवेशन हम कैसे दे सकते हैं, उसको अ टारगेट करना है, क्लियर कट बात बतानी है, इस तरीके से सेल्स करनी है, इस तरीके से काम करना है। मोटिवेशन टेक्निक के कुछ इंपॉर्टेंस है, सेल प्रोडक्टिविटी भी इससे बूस्ट हो जाएगी, बूस्ट होगी तो अच्छा मोटिवेशन मिलता है एम्प्लॉयी को भी। एम्प्लॉयी टर्नओवर भी रिड्यूस होगा और कस्टमर सर्विस जो है वो भी इम्प्रूव होती है और इनोवेशन इनकरेज होता है, असाइन गोल्स होते हैं। ये सारे पॉइंट्स आते हैं इसमें। नेक्स्ट आता है डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट एक रिटन और एक प्रिंटेड रिकॉर्ड होता है जिसमें प्रोवाइड किया जाता है, एविडेंस होती है ट्रांजैक्शन की, एक सबूत होता है कि ये ट्रांजैक्शन हुई है, ये एग्रीमेंट हुआ है, ये कम्युनिकेशन हुआ है बिजनेस के अंदर, ठीक है? तो वो एक डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है? इसके कुछ फायदे हैं क्या बिजनेस में? हाँ जी, बिल्कुल हैं, क्योंकि कभी-कभार क्या होता है, प्रोवाइड प्रूफ इन केस ऑफ डिस्प्यूट, कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो हमारे पास एक सबूत रहता है, रिकॉर्ड भी रहता है, तो उससे सेल हिस्ट्री निकल आती है। और कम्युनिकेशन में क्या होता है, फैसिलिटेट क्लियर कम्युनिकेशन रहता है, बायर, सेलर, अदर स्टेक होल्डर, ये सारी चीज़ें भी इससे क्लियर कम्युनिकेशन रहती है बायर के बीच में, सेलर के बीच में। कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग होता है जो कि हमारे मैनेजमेंट जो हमारे ऑर्डर्स जा रहे हैं, डिलीवरी हो रही है, पेमेंट हो रही है, उसको कंट्रोल करता है, मैनेज करता है, ये सारे पॉइंट्स आते हैं। सेल डॉक्यूमेंट्स के टाइप के सबसे पहले तो कोटेशन, जैसे प्राइस लिस्ट होती है ना, कि एक प्रोडक्ट के बारे में डिटेल दी जाती है, ये इतना प्राइस है, इतने रुपए का है, इतने का हमने ऑफर किया, बिफोर सेल कितना था, फिर ऑर्डर होता है, ठीक है? रिटन कंफर्मेशन दी जाती है फ्रॉम द बायर रिक्वेस्टिंग गुड्स और सर्विस फ्रॉम द सेलर। नेक्स्ट आता है इनवॉइस यानी कि बिल। बिल में आता है लिस्ट द प्रोडक्ट सोल्ड, हमने कितना प्रोडक्ट बेचा, कितनी क्वांटिटी में बेचा, कितने रुपए का बेचा, ये इनवॉइस में सब मेंशन होता है। डिलीवरी नोट होता है कि कंपनी ने जो है गुड्स कब डिलीवर करे, कब शिप करे, ये सारी चीज़ की इन्फॉर्मेशन होती है। क्रेडिट नोट और डेबिट नोट भी यहाँ पे तैयार किया जाता है कि सामान कोई वापस आया है या वापस जाना है या पेमेंट रुकी हुई है। पेमेंट वाउचर भी तैयार किए जाते हैं। एक सबूत रहता है कि हाँ, पैसा आ गया, कल को कस्टमर ये नहीं कह सकता कि मैंने पैसे नहीं दिए हैं। या फिर वापस आ जाए सामान तो एक्सचेंज करके कैसे देना है। सेल कॉन्ट्रैक्ट बनता है, सेल रिपोर्ट बनती है, वे बिल बनता है जिसमें कंसाइनमेंट की चीज़ें इन्फॉर्मेशन होती है कि इंडिकेटिंग गुड्स शिप्ड हो गया, डेस्टिनेशन हो गया, रिसीवर की एक्नॉलेजमेंट होती है बेसिकली। लेटर ऑफ क्रेडिट आता है, बैंक इश्यू करता है डॉक्यूमेंट गारंटिंग पेमेंट टू द सेलर अंडर द एग्रीड कंडीशन, कि इस कंडीशन में कौन पैसे पे करेगा। नेक्स्ट आता है इंटरपर्सनल स्किल्स क्या होती हैं। Interpersonal skills are the ability that help a person interact, communicate and build relationship effectively with others. होता क्या है ना कि जो हमारी स्किल्स होती हैं, जो सेल पीपल की स्किल्स होती है, वो डील करती है कस्टमर के साथ, कलीग के साथ, मैनेजर के साथ। उनको कैसे इंटरैक्ट करना है, कैसे उनके साथ अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड करने हैं ताकि कंपनी का सामान बिके तो ग्रोथ, ग्रोथ है तो अगेन चलता रहेगा। इंटरपर्सनल स्किल जो होती है पीपल ओरिएंटेड होती है ये, यानी हम फोकस करते हैं कम्युनिकेशन पे, रिलेशनशिप पे। टू वे कम्युनिकेशन रहता है, यानी स्पीकिंग एंड लिसनिंग दोनों ही चाहिए होती है। ये नहीं कि सिर्फ कोई बोल रहा है, सुन नहीं रहा, सुनना और बोलना दोनों रहता है। बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर देता है और टीम वर्क भी इससे फायदा मिलता है। सेल्स की इंपॉर्टेंस क्या है? कस्टमर रिलेशनशिप बिल्ड होता है, आपको पता ही है, लॉन्ग टर्म लॉयल्टी बनी रहती है, कम्युनिकेशन इनहांस होता है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन भी इससे मदद मिलती है। यानी कस्टमर की कंप्लेन को अगर हम हैंडल करेंगे तो वो कस्टमर टिका रहेगा और दोबारा दोबारा प्रोडक्ट लेता रहेगा। टीम वर्क भी बूस्ट होती है और हमारी सेल की एफिशिएंसी भी इससे बढ़ जाती है। वही सारे पॉइंट्स आप बना के लिख सकते हो। इंटरपर्सनल स्किल फॉर सेल पीपल में आता है कम्युनिकेशन स्किल, आपको पता ही कैसी होती है, एक बोल की होती है और एक नॉन वर्बल होती है। लिसनिंग में क्या होता है, कस्टमर की नीड को पहचानो, फीडबैक, कंसर्न वगैरह, वही सारे पॉइंट्स हैं, बस घुमा फिरा के यहाँ पे दिया हुआ है, आप लिख सकते हो बना बना के। नेक्स्ट आता है प्रोस्पेक्टिव एंड क्वालिफाइंग क्या होता है। प्रोस्पेक्टिव एंड क्वालिफाइंग, अब बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलेंगे मैम आप तो यही कह रहे हो कब से कि ये सब तो बता दिए। देखो वही सारे पॉइंट्स हैं, मैं बार बार फिर वही एक्सप्लेन करूंगी, जो नया है वो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। प्रोस्पेक्टिव एंड क्वालिफाइंग में क्या था? प्रोस्पेक्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग ऑफ फॉर पोटेंशियल कस्टमर प्रोस्पेक्ट हु इज लाइकली टू बाय अ कंपनी प्रोडक्ट और सर्विस। प्रोस्पेक्टिव में आता है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, हम ढूंढते हैं कि पोटेंशियल कस्टमर कौन सा है। ये चीज भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाई थी। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ कि अगर आप लेट सपोज सेल पीपर बन जाओ अपने ऊपर लेकर, तो मैं ना अभी ये बताने के बाद ना आपको दो टॉपिक समझाऊंगी ऐसे अपने एग्जांपल देके, तो आपको पूरी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है?
तो होता क्या है कि हम जब कोई प्रोडक्ट या सर्विस देने लगते हैं तो हम सबसे पहले ढूँढते हैं कि हमारा पोटेंशियल कस्टमर कौन-सा है ना? तो अगर हमने उस पे काम कर लिया, उसके बारे में सोच लिया, तो समझ लो हमारा सारा काम हो गया और वही हमारा प्रोस्पेक्टिव है और वही हमारी क्वालिफाइंग है। यानी कि हमने करना क्या है, आइडेंटिफाई पीपल हू नीड द प्रोडक्ट, कि हमने जो कॉर्ड सेट बनाया है या हमने जो सर्विस देनी है, हमने जो प्रोडक्ट देना है वो किस पर्सन के लिए है। टू सेव सेल टाइम, अ, इससे क्या होता है, हमारी सेल टाइम सेव होती है, एफर्ट्स बच जाते हैं और पाइपलाइन जो होती है वो बिल्ड होती है, फ्यूचर सेल अपॉर्चुनिटी भी खड़ी हो जाती है क्योंकि हम डायरेक्ट कस्टमर पे काम कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है प्रोस्पेक्ट सोर्सेज, क्या है, रेफरल है, ठीक है, नेटवर्किंग है, एडवर्टाइजिंग रिस्पॉन्सेज है कि हम उस प्रोडक्ट को कैसे पहुंचाएंगे। ऑनलाइन एड चला के, ट्रेड फेयर में उसको जो नेटवर्क बनाएंगे, सोशल इवेंट्स करा के, कंपनी के रिकॉर्ड्स बना के, यानी पास कस्टमर जो होंगे उनसे इंक्वायरी लेके, ये सारी चीजों से क्या है, हमें पता लगता है कि हमारा प्रोडक्ट कहाँ लाई कर रहा है और हम आगे कितनी सेल कर पाएंगे। प्रोस्पेक्टिव के टेक्निक्स क्या है, जैसे कि कोल्ड कॉलिंग होती है, डायरेक्ट मेल कैंपेन्स चला दिए जाते हैं, ऑनलाइन सोशल मीडिया पे डाला जाता है, डोर टू डोर सेलिंग भी होती है, हर तरीके से होती है, वो डिपेंड करता है कंपनी कितना खर्चा कर रही है। क्वालिफाइंग में आता है, क्वालिफाइंग इज द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएटिंग प्रोस्पेक्ट टू डिटरमाइन वेदर दे आर लाइकली टू बिकम एक्चुअल बायर, वो है या नहीं है, वो क्वालिफाई कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है। जैसे कि बजट, हम्म बजट हो गया, कैन द प्रोस्पेक्ट अफोर्ड द प्रोडक्ट, अगर हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं हमें ये भी देखना पड़ता है कि हमारा ये प्रोडक्ट कौन खरीदने वाला है, किस कैटेगरी के लोग खरीदेंगे। अथॉरिटी में आता है, डज द प्रोस्पेक्ट हैव द पावर टू मेक द परचेज डिसीजन, वो लेने के बारे में सोचेंगे या फिर सोचेंगे तो आगे खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, या फिर सोचेंगे ही नहीं, नीड उनकी है या नहीं, टाइमिंग क्या रहेगी, कब वो बाय खरीदेंगे करेंगे, अगर एक बार खरीद ले तो दोबारा खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे। ये कंपनी काफ़ी गहराई में जाके ये चीज़ें सोचती है। तभी ये बुक बनाई गई है, जब इन फ्यूचर आज आप पढ़ रहे हो तो अपने बिज़नेस में ये सारी टेक्निक अपनाओगे तो डेफिनिटली आगे आप बढ़ पाओगे। ठीक है? ये डिफरेंस दिया हुआ है, बाकी आपको ऊपर वाला डिफ़िकल्ट लगे तो आप ये पढ़ सकते हो। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, बहुत ही रीज़नेबल से प्राइस पे कॉम्बो चल रहा है, नोट्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का है, तो वो आपको अच्छे से हो जाएगा। तो मैंने पूरा का पूरा वन शॉट कंप्लीट करा दिया, आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, गेस्ट पेपर भी मैंने डिस्कस कराया था, वो भी आप देख सकते हो और ये भी मैंने करा दिया है, जो कि आपके 2025 में काम करेगा और 2026 में यही क्वेश्चन आएँगे। आप बस अच्छे से रट्टा मार लो इनको या समझ लो। साथ ही साथ जो-जो एग्ज़ाम्पल दिए हैं, वो भी आपको नोट डाउन कर लेने थे। तो आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपनी अटेंडेंस ज़रूर लगाना कमेंट में और मिलते हैं नेक्स्ट